तो जैसे इससे पहले वाले वीडियो में जैसे बात आई थी ना ब्रह्मांड की, और फिर उसमें मैंने जैसे बताया था कि निहारिका जो होती है, नेबुला, जो खास जगह होती हैं अंतरिक्ष में जहाँ पर पदार्थ का निर्माण होता है। तो अब इसी बात को आगे बढ़ाते हैं कि हम ऐसे बोल के चलते हैं कि तारे का जो निर्माण होता है, स्टार का जो निर्माण होता है, वो निहारिका में होता है। एक बार मैं थोड़ा सा पुरानी चीज़ों को रिकैप करा दूं आपको कि जैसे हमारा जो ये पूरा ब्रह्मांड है, ये अरबों गैलेक्सी यानी आकाशगंगाओं से मिलकर के बना हुआ है। प्रत्येक आकाशगंगा अरबों खरबों तारों से मिलकर के बनी हुई है। तो अब हम अपनी स्टडी को फोकस करते हैं तारे के ऊपर, स्टार के ऊपर, कि तारे कैसे बनते हैं। तो जैसा मैंने बताया कि निहारिका यानी कि नेबुला वो जगह है जहाँ पर पदार्थ का निर्माण होता है। और इस पदार्थ में सबसे पहले बनती है हाइड्रोजन और हीलियम। जब ये हाइड्रोजन और हीलियम अपने ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण, यानी गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, धीरे धीरे संगठित होने लगती हैं, और संगठित होकर के इनका घनत्व जब एक निश्चित सीमा तक पहुंच जाता है, तब इनमें टेम्परेचर राइज करता है। क्योंकि घनत्व जब चीज़ें बढ़ता है, कंप्रेशन होता है, दबाव पड़ता है, तो तापमान में वृद्धि होती है। और वो तापमान जब उस सीमा पर पहुंच जाता है कि इनके अंदर हाइड्रोजन के साथ संलयन अभिक्रियाएं आरंभ हो जाती हैं। यानी कि एक निश्चित तापमान, वैसे अगर इस तापमान की बात करूं तो 10⁻7 डिग्री सेल्सियस होता है ये तापमान। यानी करीब 1 करोड़ डिग्री सेल्सियस तापमान जब पहुंच जाता है, तब हाइड्रोजन जो है वो संलयन अभिक्रियाएं प्रदर्शित करने लगती है, और इन संलयन अभिक्रियाओं को ही हम तापनाभिकीय अभिक्रियाएं या थर्मोन्यूक्लियर रिएक्शन कहते हैं। तो मतलब तारे का निर्माण हाइड्रोजन और हीलियम से मिलकर होता है। हाइड्रोजन ज़्यादा रहती है, हीलियम तो बहुत कम रहती है इसमें। और हाइड्रोजन के साथ जैसे ही संलयन अभिक्रिया यानी तापनाभिकीय अभिक्रिया प्रारंभ होती है, तो हम कहते हैं कि तारे का निर्माण हो गया या तारे का जन्म हो गया। अब ये जो तापनाभिकीय अभिक्रियाएं हैं, इनमें जैसा मैंने अभी बताया कि हाइड्रोजन के परमाणु आपस में जुड़ते हैं। हाइड्रोजन के दो समस्थानिक होते हैं मुख्य रूप से, वैसे तो तीन होते हैं, लेकिन यहाँ संलयन अभिक्रिया में जो भाग लेते हैं वो दो होते हैं। एक तो ड्यूटेरियम, जिसे 2H बोलते हैं हम। एक ट्राइटियम, जिसे हम 3H बोलते हैं। ये दोनों हाइड्रोजन है लेकिन समस्थानिक है, आइसोटोप है इनके। और ये दोनों जब जुड़ते हैं आपस में, लगभग 1 करोड़ डिग्री सेल्सियस तापमान पर जुड़ते हैं आपस में, तो जुड़ करके ये हीलियम बनाते हैं, और उस क्रिया में अत्यधिक ऊर्जा पैदा होती है। तो यही क्रिया तापनाभिकीय क्रिया कहलाती है, क्योंकि तापमान के साथ होती है, इसलिए तापनाभिकीय। नाभिक जुड़ते हैं इसमें, हीलियम बनता है। यानी कि हाइड्रोजन में एक बार फिर से समझें कि हाइड्रोजन के दो समस्थानिक ड्यूटेरियम और ट्राइटियम आपस में जुड़ करके हीलियम का निर्माण करते हैं, और इस क्रिया से अपार ऊर्जा पैदा होती है, और यही ऊर्जा फिर तारे से बाहर निकलती है। तो जैसे हम बोलते हैं ना कि तारे क्या हैं, तो तारे ऐसे आकाशीय पिंड होते हैं जिनके पास अपने स्वयं का ऊर्जा का स्रोत होता है। तो वो स्वयं का ऊर्जा का स्रोत इनके पास कहाँ से आता है? वो इन्हीं हाइड्रोजन की संलयन अभिक्रियाओं के द्वारा या ताप नाभिकीय अभिक्रियाओं के द्वारा आता है। और ये मैंने इधर इसमें ये फिगर दिखा रखा है कि किस तरीके से ताप नाभिकीय अभिक्रिया होती है और इसके लिए कितने तापमान की आवश्यकता होती है। तो इस क्रिया के शुरू करने के लिए 10⁻7 डिग्री सेल्सियस तापमान, यानी कि लगभग 1 करोड़ डिग्री सेल्सियस तापमान की आवश्यकता होती है। तो इस तरह से तारे जो हैं वो अपनी अपनी ऊर्जा से ही चमकते हैं, अपनी ऊर्जा को ही वो अंतरिक्ष में बाहर फैलाते हैं। अब तारे के जो दूसरे कैरेक्टर्स हैं, गुणधर्म हैं, इनको अगर हम समझें तो जैसा मैंने अभी बताया कि शुरू में जो हाइड्रोजन और हीलियम ही होती है तारे में, लेकिन धीरे धीरे करके हाइड्रोजन हीलियम में बदलती है, हीलियम फिर लिथियम में बदलती है, लिथियम कार्बन में बदलती है, कार्बन नियोन में, नियोन ऑक्सीजन में, ऑक्सीजन सिलिकॉन में, फॉस्फोरस में, और इस तरह से अंत में जाकर के आयरन बनता है। तो ये क्रम दिखाया है मैंने डायग्राम में। सबसे ऊपर देखो हाइड्रोजन है, यानी कि सबसे पहले तारे के अंदर जो संलयन अभिक्रियाएं होंगी उनसे हाइड्रोजन से हीलियम बनेगी, बाद में लिथियम बनेगी, कार्बन बनेगा, नियोन, ऑक्सीजन, ये क्रम है इसका। और जब ये क्रम शुरू हो जाता है, यानी जहां तक हाइड्रोजन से हीलियम बनती है तब तक तो तारा जो है प्रॉपर तारे के तौर पर काम करता है। लेकिन जैसे जैसे हाइड्रोजन कम होने लगती है, तो बाकी जो तत्व हैं, बाकी जो एलिमेंट्स हैं, वो जब सिंथेसाइज होने लगते हैं, तो फिर अब हम ऐसे कहते हैं कि तारा जो है वृद्ध होता जा रहा है,
तारे की एज बढ़ रही है और तारा अपनी मृत्यु की तरफ बढ़ने लगता है। तो तारे की मृत्यु का यहाँ पे जो अर्थ है वो तारे का खत्म हो जाना नहीं है, ध्यान रखना। तारे के गुण धर्म का खत्म हो जाना है, उसका कैरेक्टर जो है ऊर्जा उत्पन्न करने वाला वो धीरे धीरे करके स्लो होता जाता है, यानी कि हाइड्रोजन उसकी खत्म होती जाती है। तो सिंपली हम ऐसे कहें ना कि तारा वृद्ध हो रहा है, इसका अर्थ हुआ कि उसमें हाइड्रोजन का परसेंटेज घट रहा है और हीलियम, कार्बन, नियोन, ऑक्सीजन, सिलिकॉन, लोहा, इनका जो मतलब परसेंटेज है वो बढ़ रहा है। ये तो इसका हुआ वृद्ध होना। और फिर जब इसमें से हाइड्रोजन पूरी तरह खत्म हो जाएगी तो बोलेंगे कि तारे की मृत्यु हो गई। तो तारा धीरे धीरे करके अपनी मृत्यु की तरफ आगे बढ़ता है, ये इसका पूरा लाइफ टाइम है। अब जैसे मैंने बताया कि तारे की मृत्यु, तो तारे की मृत्यु को कभी भी ये नहीं समझना है कि तारा खत्म हो गया, उसका पदार्थ खत्म हो गया। पदार्थ नहीं खत्म होता, उसका पदार्थ बदल जाता है, हाइड्रोजन खत्म होती है। तो इसका एक क्रम है निश्चित तारे के पूरी लाइफ का, बनने से लेकर के और अंत तक का। तो बनने की क्रिया में सबसे पहले तो वो तारा है, स्टार है। इसके बाद अगली कड़ी आती है उसकी लाल दानव या रेड जाइंट की। अभी मैं एक एक करके इन्हें समझाऊंगा। तो मतलब तारे का क्रम देखें हम कि सबसे पहले जब वो बनता है तो तारा कहलाता है, फिर सभी तारे रेड जाइंट यानी लाल दानव में बदलते हैं। फिर जो तारे आकार में हमारे सूर्य के 10 गुने से छोटे होते हैं उनसे बने लाल दानव श्वेत वामन यानी व्हाइट ड्वार्फ में बदलते हैं। और व्हाइट ड्वार्फ फिर आगे विस्फोट करके सुपरनोवा में बदलता है। सुपरनोवा ब्लैक ड्वार्फ में बदलती है, लेकिन ब्लैक ड्वार्फ के बारे में अभी जानकारी नहीं है, ये थ्योरेटिकल है तो मैंने यहाँ पे इसे इंक्लूड नहीं किया है। लेकिन सूर्य से 10 गुने से बड़े आकार के जो तारे होते हैं उनसे बने लाल दानव जो है वो न्यूट्रॉन तारे में बदलते हैं। न्यूट्रॉन तारे जो है वो पल्सर में बदलते हैं और पल्सर अंत में जाकर के ब्लैक होल में बदल जाते हैं। ये एंड है तारे का, यानी यहाँ तारे का फेट है, लास्ट फेट है ये इसका, कि आखिर में आकर के तारा किस में बदल गया। तो एक बार फिर मैं क्रम बताऊं, कंफ्यूज नहीं करना है। यहाँ पे देखो कि छोटे तारे कितने छोटे, हमारे सूर्य के आकार के 10 गुने से छोटे तारे तो व्हाइट ड्वार्फ में बदलते हैं, ठीक है। और 10 गुने से बड़े आकार के तारे न्यूट्रॉन तारे में बदलते हैं, और यही न्यूट्रॉन तारे ही पल्सर में बदलते हैं और पल्सर ही ब्लैक होल में बदलते हैं। तो एक क्रम तो बड़े तारों का हो गया, एक क्रम छोटे तारे का हुआ कि 10 गुने से कम आकार के तारे जो है वो श्वेत वामन यानी कि व्हाइट ड्वार्फ में बदलेंगे। व्हाइट ड्वार्फ जो है वो ब्लैक ड्वार्फ यानी कि काले वामन में बदलते हैं। वामन यहाँ पे बौना शब्द के लिए आ रहा है। तो इस तरह से ये क्रम आपको याद करना रहेगा, क्रम पे क्वेश्चन आ जाते हैं। तो अब मैं इनको एक एक करके समझाता हूँ कि सबसे पहले लाल दानव बनता है, यानी कि तारे की कोर जो है, कोर मतलब उसका केंद्रीय भाग, सेंट्रल भाग, जहां पर हाइड्रोजन जो है संलयन अभिक्रिया के द्वारा हीलियम में बदलती है। तो जब तारे की कोर में हाइड्रोजन समाप्त हो जाती है, हाइड्रोजन खत्म हो जाती है, तब वो तारे का आकार फूल करके बड़ा हो जाता है, बहुत बड़े आकार का हो जाता है। तो देखो ये डायग्राम में दिखा रखा है कि सूर्य बहुत छोटा करके दिखा रहा है, और सूर्य का आकार जब सूर्य भी लाल दानव में बदलेगा तो इतना बड़ा हो जाएगा, जो रेड बगल में दिख रहा है। तो रेड जाइंट कहते हैं, जाइंट मतलब बड़ा आकार, ठीक है। तो सूर्य भी हमारा लाल दानव में ही बदलेगा। तो कहने का मतलब हुआ कि जब भी किसी तारे के कोर में हाइड्रोजन समाप्त हो जाती है तो वो तारा जो है धीरे धीरे करके आकार में बहुत ज्यादा फूल जाता है, और उसका आकार सूर्य से भी 5 से 10 गुना बड़ा हो जाता है, और तब उसको तारे को कहते हैं हम रेड जाइंट। और जैसा मैंने अभी बताया कि अरबों वर्ष बाद हमारा सूरज भी लाल दानव में बदल जाएगा। तो वर्तमान में जैसे रोहिणी और स्वाति, दो तारे जो अभी देखे गए हैं वो रेड जाइंट है। तो सभी तारे हाइड्रोजन समाप्त करके सबसे पहले बदलते हैं रेड जाइंट। अब जो रेड जाइंट है, रेड जाइंट जिस तारे से बना है उस तारे का आकार अगर सूर्य से 10 गुने से कम था तो वो रेड जाइंट बदलता है व्हाइट ड्वार्फ। मैंने अभी शुरू में भी बताया था, ध्यान रखना है। तो तब जो रेड जाइंट है यानी लाल दानव है वो विस्फोट करके अपने बाहर के आउटर जो मटेरियल होता है उसको अंतरिक्ष में बिखेर देता है, और उसका जो बचा हुआ कोर है वो कोर जो है श्वेत वामन, वामन शब्द यहाँ बोने के लिए आ रहा है, बोना शब्द यहाँ पे आकार के लिए कह रहे हैं। देखो देखो कंपैरिजन के लिए मैंने अर्थ दिखा रखी है यहाँ पे, और बगल में ही व्हाइट कलर का व्हाइट ड्वार्फ है। तो देखो ये आकार में तो व्हाइट ड्वार्फ पृथ्वी के बराबर है, लेकिन इसका द्रव्यमान जो है वो सूर्य के बराबर होता है। तो बहुत बड़ा हो गया ये, मतलब द्रव्यमान में तो बहुत घनत्व ज्यादा है, इसका अत्यधिक घनत्व होता है श्वेत वामन का, और आकार बहुत छोटा हो जाता है, इसलिए वामन कह रहे हैं, बौना कह रहे हैं, आकार के कारण बौना। वामन शब्द का मतलब यहाँ पे, ड्वार्फ शब्द का मतलब यहाँ पे बौना।
और इसके पदार्थ की बात करें तो इसमें मुख्य रूप से कार्बन और ऑक्सीजन होती है, यानी कि इसकी जो हाइड्रोजन हीलियम है वो सब कार्बन में और ऑक्सीजन में बदल चुकी होती है। तो इस तरह से ये मतलब व्हाइट ड्वार्फ है। नीचे हालांकि न्यूट्रॉन स्टार मैंने तुलना करने के लिए दिखा दिया कि न्यूट्रॉन स्टार बहुत छोटा होता है, आगे न्यूट्रॉन स्टार को मैं पढ़ाता हूँ, लेकिन यहाँ पे कंपेरिजन के लिए मैंने दिखा दिया इसमें। तो फिर एक बार कि लाल दानव जो है वो व्हाइट ड्वार्फ में बदल जाता है। अब व्हाइट ड्वार्फ जो होता है उसमें विस्फोट होता है अपने ज्यादा घनत्व के कारण, क्योंकि जब वो कंप्रेस होता चला जाता है, कंप्रेस होता चला जाता है, तो उसके अंदर प्रेशर बढ़ता है बहुत ज्यादा, और जब उसके अंदर प्रेशर बढ़ जाता है तो फिर उसमें विस्फोट होता है। उस विस्फोट के कारण बनता है सुपरनोवा, यानी कि ये देखो बगल में तारे का विस्फोट दिखाई दे रहा है, और विस्फोट के कारण इसकी चमक इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि पूरी जो आकाशगंगा है उस आकाशगंगा की चमक के बराबर चमक हो जाती है इसकी तारे की, और इससे इतना ज्यादा प्रकाश फैलता है कि आकाशगंगा को धुंधला कर देता है, वो बिल्कुल चौंधिया देता है आकाशगंगा को। तो इस तरह से इस पूरी घटना को कहते हैं सुपरनोवा। सुपरनोवा कहो कि व्हाइट ड्वार्फ में विस्फोट हुआ या उसकी चमक बहुत तेजी से बढ़ी और इतनी ज्यादा उसमें से ऊर्जा निकली, इतनी ज्यादा उसमें से चमक निकली कि वो जो है पूरे आकाशगंगा को उसने छुपा लिया। तो ये स्ट्रक्चर व्हाइट ड्वार्फ के आगे की संरचना सुपरनोवा है, अगली स्ट्रक्चर। ठीक है, तो जैसे हमारा सूरज भी इस स्थिति में आएगा आगे, व्हाइट ड्वार्फ के बाद इसी स्थिति में आएगा क्योंकि उसका आकार छोटा है। अब सुपरनोवा के बाद आता है न्यूट्रॉन स्टार। ध्यान रखना है कि न्यूट्रॉन स्टार तब बनेगा जब मृत होने वाले तारे का आकार हमारे सूरज के आकार के 10 गुने से अधिक होगा। तो ऐसे बोलते हैं हम, बड़े तारे न्यूट्रॉन स्टार में बदलते हैं मृत होने की स्थिति में। तो न्यूट्रॉन स्टार यहाँ पे इसलिए कह रहे हैं कि ये सिर्फ न्यूट्रॉन का बना हुआ होता है। आप जैसे थोड़ा जानते हैं कि परमाणु में केंद्र में नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं और उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। तो इलेक्ट्रॉन को अगर हम हटा दें तो सिर्फ नाभिक बचता है, और नाभिक बचता है तो उसका घनत्व बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो ये न्यूट्रॉन स्टार जो अपने इलेक्ट्रॉन्स को हटा देता है, अपने पदार्थ में से इलेक्ट्रॉन्स को बाहर फेंक देता है, और सिर्फ नाभिक नाभिक बचा रहता है, यानी न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन बचे रहते हैं, इसलिए इसको न्यूट्रॉन स्टार कह रहे हैं। और इसका आकार बहुत ही छोटा हो जाता है, बहुत ही छोटा। कितना छोटा देखो, मैंने यहाँ पे फिगर लिख रखा कि इसका डायमीटर जो है सिर्फ 12 मील है। देखो ऊपर लिखा हुआ है 12 मील, यानी कि लगभग 8 किलोमीटर। और द्रव्यमान कितना पता है इसका? सूर्य से भी 1.5 गुना ज्यादा। तो बहुत ही छोटा हो जाता है, अति सूक्ष्म हो जाता है। और अंदर ये इसका सॉलिड क्रस्ट दिखाई दे रहा है जिसकी थिकनेस सिर्फ 1 मील है, यानी कि लगभग 0.6 किलोमीटर है। तो इस तरह से ये न्यूट्रॉन स्टार है। और ये मतलब जो न्यूट्रॉन स्टार हैं इनको ऐसे कहें बस हम कि ये कोलैप्स कर गए हैं, और इतना ज्यादा कोलैप्स कर गए हैं कि इनके इलेक्ट्रॉन इनसे बाहर निकल गए। अब न्यूट्रॉन स्टार जो है वो बदलता है पल्सर में। पल्सर है यानी पल्सेटिंग स्टार। पल्सेटिंग स्टार का मतलब देखो, ये पल्स बार बार ये चमक बढ़ रही है फिर घट रही है, चमक बढ़ रही है फिर घट रही है। तो अंतरिक्ष में कुछ तारे ऐसे हैं जो इस तरह से दिखाई देते हैं जैसा मैंने अभी ये फिगर दिखा रखा है, चमक बढ़ता हुआ फिर घटता हुआ, बढ़ता हुआ फिर घटता हुआ। इसको कहते हैं पल्सेशन, यानी पल्स बढ़ रही है घट रही है, यानी चमक बढ़ रही है घट रही है। तो ऐसे तारे न्यूट्रॉन तारे जिनकी चमक घटती और बढ़ती रहती है, उन तारों को, उन न्यूट्रॉन तारों को हम आगे चल के कहते हैं पल्सेटिंग स्टार या पल्सर तारा। और इनमें जो चमक है उसका टाइम पीरियड मैंने नीचे बता रखा कि एक पल्स लगभग 1.4 मिली सेकंड से 8.5 मिली सेकंड तक होती है, यानी कि बहुत कम देर के लिए होती है। और एक तरह से इन्हें अंतरिक्ष में लाइट हाउस कहते हैं। जैसे समुद्र के किनारे पर लाइट हाउस बने होते हैं, यानी कि समुद्री जहाज जब बंदरगाह पर आते हैं तो अंधेरे में उन्हें बंदरगाह को देखने के लिए लाइट हाउस देखने होते हैं। तो लाइट हाउस पर लाइट जलती रहती है, तो इस तरह से उन्हें अपना रास्ता दिखाई देता है कि सामने कोई बंदरगाह है। तो बिल्कुल इसी तरह से अंतरिक्ष में पल्सर भी एक तरह से लाइट हाउस की तरह काम करती है। और अंत में फिर ये पल्सर जो है वो बदलता है ब्लैक होल में। ये लास्ट स्टेज है तारे की मृत्यु की, कि जो अत्यंत बड़े तारे हैं फिर वो धीरे धीरे करके, यानी उनका घनत्व इतना कम होता चला गया, न्यूट्रॉन स्टार से भी कम होता चला गया, कि वो फिर उनकी जो एस्केप वेलोसिटी है, आप जरा थोड़ा सा याद करें एस्केप वेलोसिटी को, कि एक पलायन वेग होता है जो गुरुत्वाकर्षण बल पर आधारित होता है। वो किसी भी वस्तु को अपने से पलायन नहीं करने देता। जैसे पृथ्वी से जब हम किसी पत्थर के टुकड़े को ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो थोड़ा ऊपर जाकर के वो नीचे गिर जाता है। तो क्यों गिर गया है? क्योंकि पृथ्वी के पलायन वेग के कारण वो नीचे आ जाता है, पृथ्वी उसे पलायन नहीं करने देती।
तो इनका पलायन वेग इतना ज्यादा हो जाता है ब्लैक होल का कि वो प्रकाश को भी बाहर नहीं निकलने देते अपने अंदर से। यानी प्रकाश को अवशोषित तो कर लेंगे, अवशोषित तो वो हर चीज को कर लेते हैं, लेकिन बाहर किसी चीज को नहीं निकलने देते। और आप जानते हैं कि जब किसी वस्तु से प्रकाश बाहर नहीं निकलता तो वो काली दिखाई देती है। तो ये बीच में देखो ये बिंदु दिख रहा है, होल जैसा दिख रहा है, ये होल नहीं है, ध्यान रखना। आसपास तो ये अंतरिक्ष है और ये ब्लैक पिंड है, काला पिंड है। इसे कृष्ण विवर कहते हैं, काला पिंड कहते हैं, अंग्रेजी में ब्लैक होल कहते हैं। तो ये ब्लैक होल होल नहीं है, ध्यान रखना है। बस अपीयरेंस के कारण हम इसे होल कह रहे हैं, छिद्र कह रहे हैं, लेकिन छिद्र नहीं है, ये पिंड है। और ऐसा पिंड है जिसका गुरुत्वाकर्षण इतना ज्यादा है कि ये अपने अंदर से प्रकाश को भी बाहर नहीं निकलने देता, और प्रकाश को बाहर नहीं निकलने देता, इसीलिए हम इसको काला कहते हैं, ब्लैक कहते हैं। तो ये ब्लैक होल है, तो ये लास्ट स्टेज है। अब यहाँ पर जैसे मैंने बताया ना, अत्यंत बड़े तारे, तो इनके लिए दो सीमाएं निर्धारित की गई हैं। एक तो चंद्रशेखर लिमिट कहलाती है और एक श्वार्ज़चाइल्ड लिमिट कहलाती है। तो चंद्रशेखर लिमिट से बड़े तारे ब्लैक होल में बदलते हैं, और श्वार्ज़चाइल्ड लिमिट यानी ये वैज्ञानिकों के नाम है, वो रेडियस है, यानी इतनी कम रेडियस, इतनी कम त्रिज्या इनकी हो जाए कि जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो किसी भी वस्तु को और रेडिएशन को बाहर नहीं जाने दे, तो फिर वो वस्तुएं ब्लैक होल में बदल जाती हैं। तो ये टेक्निकल हैं चीजें थोड़ी सी, जो मैंने जैसे बताई अभी के श्वार्ज़चाइल्ड लिमिट, और दूसरी बताई मैंने चंद्रशेखर लिमिट। ये इसके लिए कि कौन सा तारा ब्लैक होल में बदलेगा, तो वैज्ञानिक उसके आधार पर अनुमान लगाते हैं। तो टोटल हमारे अंतरिक्ष में अभी तक जितना अनुमान लगाया गया है, उनमें से 97% तारे तो व्हाइट ड्वार्फ में बदलेंगे, यानी उनका आकार सूर्य के आकार से 10 गुने से कम है। यानी लगभग 97% जो स्टार हैं अंतरिक्ष के, हमारे ब्रह्मांड के, अभी तक की हमारी जो कैलकुलेशंस हैं, अभी तक के हमारी जो जानकारियां हैं, तो 97% स्टार तो बदलेंगे व्हाइट ड्वार्फ में, और रिमेनिंग 3% के करीब ही बदलेंगे ब्लैक होल में। क्योंकि ये ब्लैक होल जो है आकाश गंगाओं में जहां भी होते हैं बड़े खतरनाक होते हैं, क्योंकि ये हर चीज को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं, इनका गुरुत्वाकर्षण बहुत ज्यादा होता है, हर चीज इनमें जाकर के समा जाती है। तो इस तरह से ये ब्लैक होल हुआ। अब पढ़ते हैं हम इसी में आगे कि तारे जैसे, तो तारे में हम अपने सूर्य के बारे में शुरुआत करते हैं। तो हमारा जो सूर्य है वो भी एक तारा है, स्टार है, जैसे अभी आपने पढ़े हैं। ये एक औसत आकार का तारा है, और जो हमारी जो आकाश गंगा है मिल्की वे उसमें है। और इसकी पोजीशन मैंने आपको बताई थी कि हमारी जो मिल्की वे नामक आकाश गंगा है, उस आकाश गंगा के केंद्र से लगभग 40,000 प्रकाश वर्ष की दूरी पर ये सूर्य स्थित है। और सूर्य के चारों तरफ अभी हमारे 8 ग्रह, जिनमें पृथ्वी भी शामिल है, वो घूमते हैं। तो इस तरह से सूर्य और उसका पूरा ग्रहों का परिवार मिलकर के सौर मंडल कहलाता है। तो सूर्य एक तारा है, स्टार है। और सूर्य का जो व्यास है, मैंने बताया औसत आकार का है, लेकिन उसका व्यास अगर देखेंगे तो लगभग 13,90,000 किलोमीटर है। और पृथ्वी से इसका व्यास जो है लगभग 109 गुना बड़ा है, तो बहुत ज्यादा बड़ा है। और ध्यान रखना है कि पूरे सौर मंडल का जितना द्रव्यमान है टोटल, यानी कि सभी ग्रहों, उपग्रहों और सूर्य को मिलाकर के टोटल जितना द्रव्यमान है, उसका 99% द्रव्यमान अकेले सूर्य का है। और बाकी 1% द्रव्यमान में पृथ्वी, बुध, शुक्र, बृहस्पति, ये सारे ग्रह, पूरे 8 ग्रह, इनके उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, उल्काएं, ये सब 1% में। तो मतलब सूर्य काफी बड़ा है हमारे अपने सौर मंडल के हिसाब से। और कंपोजिशन अगर हम इसका सूर्य का देखें, तो सूर्य जो है दो चीजों से मुख्य रूप से बना हुआ है, 74% हाइड्रोजन और 24% हीलियम। देखो यहाँ पर जब सूर्य बना होगा तब ये जो हाइड्रोजन है ना, ये लगभग 99% रही होगी। अब ये हाइड्रोजन कम होती जा रही है। लगभग 4.6 अरब वर्ष पहले सूर्य बना है, यानी कि लगभग 4.5 से 5 अरब साल पहले बना है। तो 4.5 से 5 अरब साल में इसकी 24% हाइड्रोजन कम हो गई है, लगभग 26% कम हो गई है, और वो हीलियम में बदल गई है। धीरे धीरे जब ये हाइड्रोजन और कम होती चलेगी, तो ऐसे बोलेंगे कि सूर्य वृद्ध होता चलेगा, और आगे वही फेट होना है इसका, वही भाग्य होना है जो मैंने शुरू में आपको अभी समझाया था कि पहले ये लाल दानव में बदलेगा, यानी रेड जाइंट में बदलेगा, रेड जाइंट जो है फिर व्हाइट ड्वार्फ में बदलेगा, और व्हाइट ड्वार्फ अंत में जाकर के ब्लैक ड्वार्फ में बदल जाएगा, और ये समाप्त हो जाएगा तारा। यानी कि इसका जो चमक है, इसकी जो ऊर्जा है, वो खत्म हो जाएगी। तो इस तरह से ये सूर्य की कंपोजिशन बताई मैंने।
अब सूर्य की संरचना देखते हैं। संरचना में देखें हम इसके पूरे ये 9 भाग हैं इसके, मैंने बिंदु बगल में ये एक एक करके दे रखे हैं। तो देखो ये सबसे सेंटर में जो भाग है ये कोर कहलाता है, इसका कोर है, केंद्रीय भाग है। बिल्कुल जैसे आम होता है, आम के अंदर गुठली, तो गुठली की कोर अंदर जो पूरा भाग है केंद्रीय भाग वो कोर है। यहीं पर हाइड्रोजन की ताप नाप की अभिक्रियाएं होती हैं, यानी कि हाइड्रोजन जो है यहीं पर आपस में जुड़ करके हीलियम में बदलती है। और इसका तापमान लगभग 1.5 करोड़ केल्विन है, यानी 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस कह सकते हो। और मैंने अभी शुरू में बताया था आपको कि हाइड्रोजन का हीलियम में बदलने के लिए ताप नाप की अभिक्रिया के लगभग 1 करोड़ डिग्री सेल्सियस तापमान की आवश्यकता होती है, तो उससे ज्यादा तापमान है, इसलिए यहाँ पर जो हाइड्रोजन है वो लगातार हीलियम में बदलती जा रही है। अब यहाँ से जो ऊष्मा है, ऊर्जा है कोर से, वो पहले रेडिएशन जोन में आती है 2 नंबर पर देखो, फिर कन्वेक्शन जोन में आती है 3 नंबर पे, और इसके बाद फिर प्रकाश मंडल है इसके बाहर 3 नंबर के बाहर। ये 4 नंबर पे देखोगे प्रकाश मंडल है। इसको पूरे गोलाई में देखोगे, मैंने ये सेक्शन काट के दिखा रखा है, तो पूरे गोलाई के तौर पर ही देखोगे आप इसको कि इसके ऊपर प्रकाश मंडल है, प्रकाश मंडल के ऊपर फिर वर्णमंडल यानी क्रोमोस्फीयर है 5वें नंबर पे, क्रोमोस्फीयर के ऊपर 6ठे नंबर पे कोरोना है, फिर इसमें सन स्पॉट है, अभी एक एक करके समझाऊंगा मैं इनको, फिर ये ग्रेन्यूल्स हैं 8 नंबर पे देखो, फिर 9 नंबर पे सौर ज्वालाएं हैं, प्रोमिनेंसेस हैं। तो इनको मैं अभी एक एक करके आपको समझाता हूँ सबको। तो एक बार फिर से देख लें कि सूर्य की जो संरचना है वो अंदर कोर से शुरू होती है और क्रम से अंदर से बाहर की तरफ इसकी जो परतें हैं, तो विकिरण जोन, संवहन जोन, प्रकाश मंडल, वर्णमंडल, कोरोना, सौर कलंक, सौर कण, सौर ज्वाला। इसके बाद अब जैसे मैंने अभी बताया था आपको कि फोटोस्फीयर, क्रोमोस्फीयर, कोरोना, यानी प्रकाश मंडल, वर्णमंडल और कोरोना, इनको मिला के कहते हैं सूर्य का वातावरण, पर्यावरण, एटमॉस्फेयर। तो सूर्य का एटमॉस्फेयर 3 परतों से मिलकर बना है, फोटोस्फीयर यानी प्रकाश मंडल, क्रोमोस्फीयर यानी वर्णमंडल और कोरोना। जो प्रकाश मंडल है वो सबसे ज्यादा चमकीला भाग है। जैसे ऐसे कहे ना कि दिन के समय तारे क्यों नहीं दिखाई देते, रात में ही तारे क्यों दिखाई देते हैं, तो नॉर्मली हम ऐसे बोलते हैं ना कि दिन में सूर्य होता है रात में सूर्य नहीं होता। हम ये गलत कहते हैं, रात में सूर्य कहाँ चला जाता है, सूर्य तो रात में भी होता है अंतरिक्ष में। लेकिन बस ऐसे कहो कि दिन में तारे फोटोस्फीयर के कारण नहीं दिखाई देते, इसका प्रकाश मंडल अत्यधिक चमकीला है और उसकी चमक इतनी ज्यादा है कि वो अन्य तारों को नहीं दिखने देती, और रात के समय ये फोटोस्फीयर ही हमारे सामने नहीं होता। तो सूर्य का सबसे चमकीला भाग फोटोस्फीयर, और ये उसके वायुमंडल की सबसे निचली परत, और इसका तापमान लगभग 5500 केल्विन, केल्विन में और डिग्री सेंटीग्रेड में ज्यादा अंतर मत समझना, 273 डिग्री का अंतर होता है, तो लगभग आप इसे केल्विन भी कह सकते हो, डिग्री सेल्सियस भी कह सकते हो, ठीक है। तो फोटोस्फीयर, अब याद करो नीचे कोर का तापमान जो था वो लगभग 1.5 करोड़ डिग्री केल्विन था, फोटोस्फीयर का तापमान 5500 केल्विन है, फिर क्रोमोस्फीयर का तापमान फिर इससे बढ़ जाता है, यानी ऊपर की परत का वो लगभग 25,000 केल्विन हो जाता है, और फिर कोरोना का तापमान लगभग 10 लाख केल्विन हो जाता है और ज्यादा हो जाता है। तो इन तीनों को मिला करके हम कहते हैं सूर्य का वातावरण, वायुमंडल। अब देखो ये कोरोना दिखा रखा मैंने डायग्राम में, और ये जो ब्लैक जो पार्ट है पूरा, ये चंद्रमा की छाया पड़ रही है सूर्य के ऊपर, ये पूर्ण सूर्य ग्रहण का नजारा है। तो कोरोना तभी दिखता है, वैसे नहीं दिखता कोरोना में, क्योंकि जो फोटोस्फीयर की चमक है वो कोरोना को नहीं दिखने देती है। लेकिन जब चंद्रमा की छाया सूर्य के फोटोस्फीयर को ढक देती है, देखो ये सामने बिल्कुल इसके ऊपर बराबर चंद्रमा ने ढक दिया है इसको, काला भाग जो पूरा चंद्रमा की छाया है, तो फोटोस्फीयर ढक गया है इसका। और जब फोटोस्फीयर ढक गया है तो बाहर की तरफ ये कोरोना दिख रहा है व्हाइट कलर, तो ये बाहर की तरफ जो दिख रहा है व्हाइट कलर का ये कोरोना है, ध्यान रखना। और फोटोस्फीयर और क्रोमोस्फीयर दोनों ढक गए हैं। तो ऐसे कहें कि कोरोना कब दिखाई देता है, पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय दिखाई देता है, जब चंद्रमा पूरी तरह से फोटोस्फीयर को ढक लेता है और फोटोस्फीयर की चमक ही हमारी आंखों को चौंधी आती है। तो इस तरह से तीनों का तापमान मैंने बताया, कोर का पहले बता दिया था एक बार फिर से, फोटोस्फीयर का तापमान 5500 केल्विन, क्रोमोस्फीयर का 25,000 केल्विन, कोरोना का 10 लाख केल्विन, ठीक है। अब सौर कलंक या सौर धब्बे, सूर्य पर जैसे हम देखते हैं तो धब्बे दिखाई देते हैं, उन्हें हम सौर कलंक भी कहते हैं, सौर धब्बे भी कहते हैं। ये चुंबकीय रेखा से घिरे हुए कम तापमान के क्षेत्र,
यानी कि ये धब्बे क्यों दिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ टेम्परेचर कम है और इसका टेम्परेचर है 1500 केल्विन के करीब, और ये सूर्य पर घटते बढ़ते रहते हैं इनकी संख्या, कभी ज्यादा हो जाती है कभी कम हो जाती है। लगभग 11 वर्ष के बाद इनकी संख्या बहुत ज्यादा बढ़ती है। तो इन जो सौर धब्बे हैं, इनसे चुंबकीय बल रेखाएं बाहर निकलती हैं और जो पृथ्वी तक आती हैं, और जब इनकी मात्रा ज्यादा होती है चुंबकीय बल रेखाओं की, तो इनको ही चुंबकीय आंधी कहते हैं, मैग्नेटिक स्टोर्म कहते हैं। तो ये धब्बे मैंने आगे दिखा रखे, ये वाला जो डायग्राम ऊपर वाला डायग्राम है, इसमें ये देखो स्पॉट दिख रहे हैं येलोइश, रेड जो वाला पार्ट है ये तो क्रोमोस्फियर और वो दिख रहा है, और ये येलोइश जो धब्बे दिख रहे हैं येलो कलर के, कम तापमान के हैं, ये सौर कलंक है, यानी कि धब्बे हैं, सौर धब्बे हैं, और इनकी संख्या हर 11 वर्ष बाद घटती बढ़ती मतलब बढ़ती रहती है, 11 वर्ष का अंतराल है इनमें। और जिस साल सूर्य पर ये धब्बों की संख्या ज्यादा होती है, उस साल धरती की तरफ सौर आंधी ज्यादा आती है, यानी चुंबकीय आंधियां ज्यादा आती हैं, और वो हमारे सैटेलाइट को और हमारे जो कम्युनिकेशन के एपरेटस हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स वाले जितने भी, टेली कम्युनिकेशन वाले जितने भी उपग्रह हैं, उनको नुकसान पहुंचाती हैं। तो वैज्ञानिक जो है इनका अध्ययन करते रहते हैं, और जब उन्हें लगता है कि सौर आंधियां ज्यादा आने वाली है, तो वो फिर अपने अंतरिक्ष में सभी देश जो हैं अपने अपने जो टेली कम्युनिकेशन सैटेलाइट है उनको बचाने के लिए विशेष उपाय करते हैं। तो इस तरह से ये मतलब सौर धब्बे और चुंबकीय रेखाएं, और आप जो एक चीज पढ़ते हो जब आगे चल के, कि ध्रुवीय ज्योति दोनों ध्रुवों पर, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव पर दो ध्रुवीय ज्योति दिखाई देती है, अगर आपको थोड़ा सा रिमाइंड हो रहा हो तो। उत्तरी ध्रुव पर तो हम इसको बोलते हैं अरोरा बोरियलिस, ध्रुवीय चमक को, और दक्षिणी ध्रुव पर बोलते हैं अरोरा ऑस्ट्रेलिस। तो ये दोनों ध्रुवीय चमक भी इन्हीं सौर आंधियों के कारण होती है, इन्हीं चुंबकीय आंधियों के कारण होती है। इन्हीं के सूर्य से आने वाली ये चुंबकीय किरणें हमारे ऊपरी वायुमंडल में जब आती हैं, तो ऊपरी हमारे पृथ्वी के ऊपरी वायुमंडल की जो परत है वो चुंबक मंडल कहलाती है। वो चुंबक मंडल इन चुंबकीय आंधियों को दोनों ध्रुवों की तरफ मोड़ देती है, और वो दोनों ध्रुवों पर एक चमक के तौर पर दिखाई देती है। उन्हीं चमक को हम अरोरा बोरियलिस और अरोरा ऑस्ट्रेलिस कहते हैं। अब इसके बाद आखिरी पॉइंट इसमें आता है कि जो प्रकाश है सूर्य का, उसका जब हम स्पेक्ट्रम बनाते हैं, प्रिज्म से गुजारते हैं, तो आपको पता है विबग्योर नाम से 7 रंगों का एक स्पेक्ट्रम बनता है। एक तरफ वायलेट कलर होता है और एक तरफ रेड कलर होता है, 7 कलर होते हैं। ये स्ट्रिप देखो नीचे की तरफ दिख रही है। तो एक वैज्ञानिक थे फ्रॉनहोफर। फ्रॉनहोफर ने जब सूर्य के प्रकाश के स्पेक्ट्रम की स्टडी की, तो उन्होंने देखा कि 7 रंगों के अलावा बीच बीच में ब्लैक धारियां भी हैं, काली धारियां भी हैं, देखो काली रेखाएं बन रही हैं। ये काली रेखाएं इन्होंने देखी और इनकी फिर इन्होंने स्टडी की। तो ये काली रेखाएं, नाम दिया गया इनको फ्रॉनहोफर रेखा। तो फ्रॉनहोफर रेखा फ्रॉनहोफर वैज्ञानिक के द्वारा सूर्य के प्रकाश के स्पेक्ट्रम में खोजी गई काली रेखाएं हैं, फ्रॉनहोफर रेखा। और ये रेखा सूर्य के कंपोजिशन को बताती है, रासायनिक संरचना को बताती है। तो जैसे हम स्टडी करते हैं ना, जैसे कि अभी जैसे मैंने बोला था सूर्य की कंपोजिशन में कि 74% हाइड्रोजन है, 24% हीलियम है, फिर बाकी 2% में और भी तत्व हैं, कार्बन है, सिलिकॉन है, ऑक्सीजन है, थोड़ा बहुत आयरन भी है। तो ये कैसे पता चला? तो ये फ्रॉनहोफर रेखाओं से पता चलता है। और ये फ्रॉनहोफर रेखाएं अलग अलग तत्वों के लिए अलग अलग होती हैं, अलग अलग प्रकार की होती है, इनकी मोटाई वगैरह अलग अलग होती है, इनके कैरेक्टर्स अलग अलग होते हैं। तो बस संक्षिप्त में हम ऐसे कहें कि किसी भी तारे से आने वाले प्रकाश का स्पेक्ट्रम बना करके उसमें जो फ्रॉनहोफर रेखाएं यानी काली रेखाएं होती हैं, उनके गुण धर्मों की स्टडी करके वैज्ञानिक जो हैं उस तारे की संरचना के बारे में पता करते हैं कि वो तारा किन किन रासायनिक पदार्थों से मिलकर के बना हुआ है। तो ये फ्रॉनहोफर रेखाओं का यूज है। तो इसके बाद जो है अब आगे सूर्य के बाद में मतलब एक जो पॉइंट बचता है इसका, सूर्य का आखिरी पॉइंट जो बचता है वो सौर ज्वाला है, प्रोमिनेंसेस है, कि सूर्य से लपटें बाहर की तरफ निकलती रहती हैं। देखो ये सूर्य का गोला दिख रहा है और इससे एक लपट निकल रही है। जैसे हम ज्यादा मात्रा में लकड़ी जलाते हैं तो उसकी लपटें बहुत ऊंचाई तक जाती हैं, तो ऐसे ही सूर्य की लपटें भी बहुत ऊंचाई आकाश में बाहर तक जाती हैं, लगभग 15 लाख किलोमीटर तक की लपटें निकलती हैं। तो इन लपटों को ही सौर ज्वाला या प्रोमिनेंसेस कहते हैं। और इनका जो रूट है, देखो नीचे एक पूरी सौर ज्वाला दिख रही है, इसका रूट पूरा, इसकी जड़ पूरी जो प्रकाश मंडल में होती है और फिर वर्णमंडल और कोरोना से होती हुई बाहर तक निकल करके आती है, और सूर्य की सीमा से 10 से 15 लाख किलोमीटर दूर तक ये सौर ज्वालाएं चलती हैं। सौर लपटें बाहर अंतरिक्ष में दिखाई देती हैं इतनी किलोमीटर तक, यानी बहुत ज्यादा
मतलब ऊंचाई तक जाती हैं ये। तो इनका तापमान जैसे देखें तो वर्णमंडल के तापमान के लगभग बराबर है, यानी कि 3500 से लेकर के 25,000 केल्विन तक है या सेंटीग्रेड तक है। तो इनका तापमान कम है अपेक्षाकृत बाहर के कोरोना से। कोरोना के बाहर है, ये ध्यान रखना है। तो ये क्रम है इसका। इस तरह से मैंने सूर्य के बारे में बताया। और सूर्य के बाद अब हम जो है वो सौर मंडल के बारे में